नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसा केस जिसमें न कोई हथियार मिला, न कोई सीसीटीवी फुटेज, न ही कोई गवाह, बस एक रहस्यमयी परछाई जो हर सुराग की जगह एक नया सवाल खड़ा कर देती है। क्या इंस्पेक्टर रवि इस पहेली को सुलझा पाएगा या फिर यह केस हमेशा के लिए शून्य सुराग बनकर रह जाएगा? शहर के सबसे पॉश इलाके में रात के अंधेरे में एक महंगे बंगले से चीखने की आवाज आई। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो बंगले का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। एक आदमी की लाश बीचों बीच पड़ी थी। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा, आंखें खुली हुई, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी कि उसके शरीर पर न कोई चोट का निशान था, न खून, न ही कोई गला घोंटने के संकेत। कमरे में सब कुछ अपनी जगह था, कोई लड़ाई झगड़े का संकेत भी नहीं। तो आखिर उसकी मौत कैसे हुई? इंस्पेक्टर रवि, जो शहर का सबसे तेज दिमाग वाला अफसर माना जाता था, केस की जांच में जुट गया। सबसे पहले उसने मृतक की पहचान की। नाम था अर्जुन मेहरा, 42 साल का एक अमीर बिजनेसमैन। घर में अकेला रह रहा था। नौकर भी उसी रात बाहर गए हुए थे। कोई जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे, कोई खिड़की टूटी नहीं थी। तो फिर कातिल अंदर आया कैसे? रवि ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, लेकिन कैमरों में सिर्फ अर्जुन का अकेला घर में आना जाना दिखा, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। एक ऐसा मर्डर जहां कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं। फिर अर्जुन की मौत कैसे हुई? तभी फॉरेंसिक टीम ने एक अजीब चीज रिपोर्ट की। अर्जुन की आंखों की पुतलियां असामान्य रूप से फैली हुई थीं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा था जिससे वह बुरी तरह डर गया हो। शरीर पर कोई जहर के संकेत भी नहीं मिले, लेकिन एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उसके हाथ की उंगलियां किसी कालिख जैसी चीज से दागी हुई थीं, मानो उसने मरने से पहले किसी चीज को छुआ हो। रवि सोच में पड़ गया। क्या अर्जुन ने मरने से पहले किसी चीज को लिखा था? तभी एक सिपाही ने बताया कि अर्जुन के घर की दीवार पर एक हल्का सा धुंधला निशान था, जैसे किसी ने वहां कुछ लिखने की कोशिश की हो, लेकिन वह मिट गया हो। जब लाइट को एक विशेष एंगल पर डाला गया तो एक शब्द उभरा, परछाई। रवि का दिमाग तेजी से काम करने लगा। क्या अर्जुन ने मरने से पहले किसी परछाई को देखा था? अगर हां, तो यह परछाई किसकी थी? जांच आगे बढ़ी। अर्जुन के फोन को अनलॉक किया गया। उसकी आखिरी कॉल आधी रात को की गई थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि कॉल एक ऐसे नंबर पर की गई थी जो अस्तित्व में ही नहीं था। जब उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की गई तो रिपोर्ट आई कि यह नंबर अर्जुन के बंगले के अंदर से ही एक्टिवेट किया गया था, लेकिन उस समय वह बंगले में अकेला था। तो अर्जुन ने किससे बात की थी? रवि को अब लग रहा था कि यह केस कोई साधारण मर्डर नहीं था। अर्जुन के करीबी लोगों से पूछताछ शुरू की गई। उसका एक पुराना दोस्त समीर एक बार पुलिस स्टेशन आया और उसने बताया कि अर्जुन कुछ दिनों से अजीब बात कर रहा था। उसने कहा था कि हर रात उसे अपने कमरे में किसी की परछाई दिखती थी, लेकिन जब वह लाइट जलाता तो वहां कुछ नहीं होता। रवि अब इस केस को दो एंगल से देख रहा था। या तो अर्जुन सच में किसी चीज से डर रहा था, या फिर यह सिर्फ उसका भ्रम था। लेकिन तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। अर्जुन के दिल की धड़कनें मौत से पहले असामान्य रूप से तेज हो गई थीं, जैसे वह किसी गहरे सदमे में था। क्या उसकी मौत डर की वजह से हुई थी? लेकिन अगर वह सिर्फ डर से मरा था, तो फिर वह परछाई क्या थी जिसे उसने आखिरी समय में लिखा था? रवि अब इस केस में और गहराई तक जाने वाला था, लेकिन क्या उसे वह जवाब मिलेगा जो वह ढूंढ रहा था, या फिर यह मामला शून्य सुराग बनकर हमेशा के लिए रहस्य बन जाएगा? रवि के दिमाग में सवालों की बौछार थी। अर्जुन की मौत एक पहेली बन चुकी थी, और हर नया सुराग इस केस को और उलझा रहा था। परछाई का मतलब क्या था? क्या अर्जुन सच में किसी चीज से डरकर मरा था, या यह सिर्फ एक भ्रम था? लेकिन अगर यह सिर्फ डर से हुई मौत थी, तो फिर कमरे में उन अजीब निशानों का क्या मतलब था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह हत्या थी तो कातिल कौन था, और उसने बिना कोई सुराग छोड़े यह मर्डर कैसे किया? रवि ने अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा खंगालना शुरू किया। हर नंबर की जांच की गई, लेकिन जिस आखिरी नंबर पर कॉल की गई थी वह अब भी एक रहस्य बना हुआ था। टेक्निकल टीम ने उस कॉल के डेटा को और गहराई से ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन जो जानकारी सामने आई उसने रवि को झकझोर कर रख दिया। कॉल का लोकेशन अर्जुन के बंगले से ही आया था,
लेकिन उस वक्त अर्जुन के अलावा वहां कोई और नहीं था। इसका मतलब क्या था? क्या अर्जुन खुद को ही फोन कर रहा था, या फिर कोई ऐसा था जो पुलिस की पहुंच से परे था? इसी बीच एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। अर्जुन के पिछले कुछ दिनों की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। हर रात लगभग 2:45 बंगले के अंदर हल्की हलचल दिखाई देती थी, लेकिन जब क्लिप को स्लो मोशन में देखा गया तो कुछ सेकंड के लिए कैमरे में एक साया सा उभरता था, लेकिन अगली ही पल गायब हो जाता। यह परछाई असल में थी क्या? रवि ने तुरंत बंगले के नौकरों से पूछताछ की। एक पुराने नौकर रघु ने बताया कि अर्जुन पिछले कुछ दिनों से काफी डरा हुआ था। वह कहता था कि जैसे ही वह सोने जाता उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे में खड़ा उसे देख रहा है, लेकिन जब वह उठकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। क्या यह किसी मानसिक बीमारी का संकेत था, या फिर कुछ और ही खेल चल रहा था? फॉरेंसिक टीम ने कमरे की दीवारों और फर्श पर मौजूद काले निशानों की जांच की। जो रिपोर्ट आई उसने इस केस को और पेचीदा बना दिया। निशानों में कोई आम धूल या कालिख नहीं थी, बल्कि यह किसी जले हुए इंसानी ऊतक जैसा कुछ था। लेकिन कमरे में किसी चीज ने आग नहीं पकड़ी थी और अर्जुन के शरीर पर भी जलने का कोई निशान नहीं था। तो फिर यह निशान कहां से आए? रवि ने अर्जुन के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। उसकी बहन रिया ने बताया कि अर्जुन बचपन में एक बहुत ही अजीब हादसे का गवाह रह चुका था। 20 साल पहले जब वह एक पुराने घर में रहता था, तब वहां एक रहस्यमयी आग लगी थी जिसमें उसका एक दोस्त कबीर जिंदा जल गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अर्जुन ने कभी यह नहीं बताया कि कबीर की लाश कहां गई। क्या अर्जुन की मौत का इस घटना से कोई संबंध था? रवि का सिर घूम रहा था। क्या यह मामला सिर्फ एक साइकोलॉजिकल डर का नतीजा था, या फिर 20 साल पहले मरा हुआ कबीर अब बदला लेने लौटा था? लेकिन अगर यह किसी इंसान का काम था तो उसने बिना हथियार के हत्या कैसे कर दी? तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। अर्जुन के शरीर के अंदरूनी अंग अचानक फेल हो गए थे, जैसे किसी ने उसे अंदर से जला दिया हो, लेकिन बाहर से उसका शरीर पूरी तरह सही सलामत था। डॉक्टरों ने कहा कि यह किसी अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हो सकता है, लेकिन इतनी ताकतवर वेव्स पैदा करने वाली चीज कहां थी? रवि अब इस केस को साइंस और लॉजिक के बीच फंसा हुआ देख रहा था। लेकिन तभी बंगले के स्टोर रूम से एक पुराना वीडियो टेप मिला, जो अर्जुन की मौत से कुछ घंटे पहले का था। जब उसे प्ले किया गया तो जो फुटेज सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। कैमरे में अर्जुन अपने कमरे में बैठा हुआ था, घबराया हुआ फोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन फिर अचानक उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसने फोन गिरा दिया और दीवार की ओर देखने लगा। कुछ सेकंड के लिए कैमरे में कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन फिर धीरे धीरे एक परछाई उभरी। यह कोई आम परछाई नहीं थी, यह किसी इंसान के आकार की थी, लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे उसके फीचर्स मिट चुके हों। अर्जुन अपने बिस्तर से हटकर पीछे जाने लगा, लेकिन जैसे ही परछाई उसके करीब पहुंची, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुईं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर कोई भी इंसान मर सकता था। फुटेज खत्म हो गई। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह एक असली परछाई थी, या फिर यह कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था? फॉरेंसिक टीम ने वीडियो को एनालाइज किया। किसी भी एडिटिंग या मैनिपुलेशन के कोई संकेत नहीं थे। मतलब यह फुटेज असली थी। रवि के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या यह किसी इंसान का ही काम था, या फिर इस केस में कुछ ऐसा था जो तर्क और विज्ञान से परे था? अर्जुन के मरने से पहले का वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी चीज को अपनी आंखों के सामने देखा था, कुछ इतना भयावह कि उसने डर के मारे दम ही तोड़ दिया। लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई केस नहीं था जहां किसी की मौत महज डर की वजह से हुई हो। तो फिर यहां ऐसा क्या हुआ था? रवि ने तुरंत अर्जुन के पुराने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स से संपर्क किया। एक नाम सामने आया, रोहित गुप्ता, अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त और उसका बिजनेस पार्टनर। लेकिन जब रवि ने रोहित से मिलने की कोशिश की तो पता चला कि वह अचानक शहर छोड़कर कहीं चला गया है। यह एक और रहस्यमयी मोड़ था। क्या रोहित को कुछ पता था? अगर हां तो वह भागा क्यों? रोहित की कॉल डिटेल्स खंगाली गईं। अर्जुन की मौत से एक रात पहले उसकी सबसे लंबी कॉल रोहित से हुई थी। लगभग 42 मिनट तक दोनों ने बात की थी। लेकिन जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश की
तो पता चला कि रोहित का फोन नंबर अचानक डीएक्टिवेट हो चुका था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कोई जानबूझकर सुराग मिटा रहा था? रवि ने अब अर्जुन के पुराने बंगले की जांच करने का फैसला किया, जहां 20 साल पहले आग लगी थी और कबीर की मौत हुई थी। लेकिन जब वह उस जगह पहुंचा तो उसे देखकर चौंक गया। वह बंगला अब भी वैसा ही था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। स्टोर रूम की दीवारों पर अब भी आग के जलने के निशान थे, लेकिन वहां एक और चीज थी जिसने रवि के रोंगटे खड़े कर दिए। एक पुराना जला हुआ आईना जो अब भी दीवार पर लटका था। आईने पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जब रवि ने उसे साफ किया तो उसके अंदर कुछ हल्की आकृतियां नजर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चेहरा अंदर ही फंसा हुआ हो। क्या यह महज एक भ्रम था या इस आईने के अंदर कुछ था? तभी रवि को याद आया कि फॉरेंसिक टीम ने बताया था कि अर्जुन की उंगलियों पर कुछ अजीब कालिख जैसे निशान थे। उसने ध्यान से आईने के कोने को छुआ और उसकी उंगलियों पर वही काले निशान लग गए। क्या अर्जुन ने मरने से पहले इसी आईने को छुआ था? रवि अब पूरी तरह इस केस में उलझ चुका था। अगर यह सिर्फ एक मर्डर केस था तो इसका संबंध 20 साल पुराने हादसे से क्यों जुड़ रहा था? उसी रात जब रवि के इस फाइल पर काम कर रहा था, उसे अपने कमरे में हल्की सरसराहट महसूस हुई। दरवाजे की दरार से हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। रवि ने नजरें घुमाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक उसकी मेज पर रखी फाइल के कुछ पन्ने अपने आप उड़कर जमीन पर गिर गए। उसने धीरे से नीचे झुककर पन्ने उठाए, लेकिन तभी उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी। यह वही तस्वीर थी जो सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई थी। अर्जुन के कमरे में दिखी रहस्यमयी परछाई, लेकिन अब वह तस्वीर बदली हुई लग रही थी। पहले यह सिर्फ एक धुंधली आकृति थी, लेकिन अब उसका चेहरा हल्का हल्का साफ हो रहा था। रवि ने गौर से देखा। चेहरा अर्जुन से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रवि के हाथों से तस्वीर गिर गई। क्या यह महज उसका भ्रम था या यह परछाई अब धीरे धीरे और भी ज्यादा साफ हो रही थी? अब यह मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया था। क्या रवि इस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर यह परछाई किसी और को अपना शिकार बना लेगी? रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत तस्वीर को दोबारा उठाया और ध्यान से देखा। क्या यह उसका वहम था या सच में तस्वीर में कोई बदलाव आ रहा था? उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे परछाई धीरे धीरे और स्पष्ट हो रही थी, लेकिन यह कैसे संभव था? क्या यह कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट था या फिर इसमें कोई और राज छिपा था? तभी अचानक कमरे की लाइट एक पल के लिए धीमी पड़ गई और फिर सामान्य हो गई। रवि का दिमाग अब और तेजी से दौड़ने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि यह केस अब सिर्फ तर्क और विज्ञान की हदों में नहीं रह गया था, लेकिन वह एक पुलिस अधिकारी था और किसी भी हाल में इसे एक ठोस समाधान तक पहुंचाना चाहता था। अगली सुबह रवि ने रोहित की तलाश तेज कर दी। आखिर अर्जुन के मरने से पहले उसी से सबसे लंबी बात हुई थी। क्या वह जानता था कि अर्जुन किससे डर रहा था? जब पुलिस को आखिरकार रोहित का पता चला तो उसे शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में छिपा हुआ पाया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और रवि ने तुरंत उससे पूछताछ शुरू की। रोहित पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने बताया कि अर्जुन कई दिनों से एक अजीब डर में जी रहा था। वह कहता था कि कोई उसके पीछे है, कोई जिसे वह देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले अर्जुन ने उसे फोन करके कहा था कि उसने अपने कमरे में एक परछाई को देखा है, लेकिन जब वह लाइट जलाता है तो कुछ नहीं होता। रवि ने रोहित से पूछा कि उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। रोहित का जवाब सुनकर रवि को झटका लगा। मैंने उसे नजरअंदाज किया था सर, मुझे लगा कि वह बस मानसिक तनाव में था, लेकिन जब मुझे उसकी मौत की खबर मिली तो मैं डर गया। मुझे लगा कि अगला नंबर मेरा हो सकता है। रवि ने पूछा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे थे? रोहित की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, क्योंकि अर्जुन की मौत से पहले उसने मुझे कहा था कि अगर वह मरा तो समझ लेना कि यह वो कर रहा है, और उसके बाद मेरा फोन खराब हो गया। मेरे घर की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। मैंने डर के मारे शहर छोड़ दिया। रवि ने देखा कि रोहित अभी भी कांप रहा था। लेकिन यह सब क्या था? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास था या कुछ और? रोहित ने आगे बताया कि अर्जुन कई बार कबीर का नाम लेता था। कबीर जो 20 साल पहले आग में जल गया था, लेकिन यह सब अभी तक आपस में जुड़ नहीं रहा था। रवि ने सोचा कि उसे अर्जुन के बंगले की दोबारा जांच करनी होगी, खासकर उस परछाई की वजह से जो अर्जुन ने अपनी मौत से पहले देखी थी।
रवि जब दोबारा अर्जुन के घर पहुंचा तो वहां सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अब वह ध्यान से हर चीज की जांच कर रहा था। उसने स्टडी रूम के दरवाजे को खोला और देखा कि वहां एक पुराना जला हुआ आईना अब भी पड़ा था। उसने उसे गौर से देखा और तभी उसे महसूस हुआ कि आईने की सतह पर हल्का सा कोहरा जमा हुआ था, जबकि कमरे में ठंड का कोई कारण नहीं था। रवि ने अपने दस्ताने पहने और आईने को ध्यान से देखा। अचानक हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ा था। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी उसके फोन की स्क्रीन अजीब तरह से चमकी और अपने आप अर्जुन की आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले हो गई। रोहित, मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन अब यह हर जगह है, आईने में, मेरी परछाई में, मेरे पीछे, और मुझे लगता है कि यह अब मेरी सांसों में भी घुल चुका है। अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना कि यह कोई इंसान नहीं था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या था? अर्जुन ने कहा था कि यह कोई इंसान नहीं था, लेकिन अगर यह सच था तो फिर पुलिस को अर्जुन की मौत के पीछे असली वजह कैसे मिलेगी? तभी रवि के पीछे एक जोरदार झटका महसूस हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, आईने पर हल्की हल्की धुंधली आकृति बनने लगी। रवि ने महसूस किया कि यह आकृति ठीक वैसी ही थी जैसी अर्जुन की मौत से पहले उसकी दीवार पर दिखी थी। अचानक कमरे की लाइटें बंद हो गईं और एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम भी इसे देख सकते हो ना? रवि के हाथ पैर सुन्न हो गए, लेकिन वह डर के पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने फोन निकाला और तुरंत फ्लैशलाइट ऑन कर दी। लाइट पड़ते ही आईना अचानक सामान्य हो गया। सब कुछ पहले जैसा लगने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन अब रवि को यकीन हो गया था कि अर्जुन किसी भ्रम का शिकार नहीं था। उसने सच में कुछ देखा था, और शायद अब रवि भी वही देखने वाला था। अब सवाल था, क्या रवि इस रहस्य को हल कर पाएगा, या फिर यह परछाई अब उसके भी पीछे आने वाली थी? रवि ने तुरंत खुद को संभाला। उसने महसूस किया कि डर से उसका दिमाग कमजोर पड़ रहा था, लेकिन वह एक पुलिस अफसर था और इस केस को लॉजिक से हल करना उसकी जिम्मेदारी थी। उसने आईने को ध्यान से देखा और फिर अपने दस्ताने पहनकर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां आईने की सतह से टकराईं, उसे एक हल्का झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। लेकिन यह संभव कैसे था? रवि ने गहरी सांस ली और आईने को उठाने लगा। तभी कमरे में रखी अलमारी के शीशे में उसे अपनी परछाई के अलावा कुछ और भी दिखा। हल्का सा धुंधला साया जो कुछ पलों के लिए उभरा और फिर गायब हो गया। रवि तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह क्या था? क्या यह अर्जुन की कल्पना नहीं, बल्कि कोई असली ताकत थी, या फिर यह सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम? वह अभी इन सवालों से जूझ ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम का हेड था। उसकी आवाज घबराई हुई थी। सर, हमें अर्जुन के कपड़ों पर एक अजीब तरह का पाउडर मिला है, जिसे पहले कभी किसी केस में रिकॉर्ड नहीं किया गया। यह किसी तरह का जलता हुआ पदार्थ है, लेकिन इसका कोई स्रोत नहीं मिला। और इससे भी अजीब बात यह है कि जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो ऐसा लगा जैसे वह कण हिल रहे हों। रवि के कानों में यह शब्द गूंज रहे थे, जलता हुआ पदार्थ, कोई स्रोत नहीं, और हिलते हुए कण। क्या यह किसी नए तरह के केमिकल का मामला था, या फिर कुछ ऐसा जो विज्ञान की पकड़ से बाहर था? रवि ने कहा, इस पाउडर को और टेस्ट कराओ और इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे भेजो। उसने फोन काटा और दोबारा उस आईने की तरफ देखा जिसमें कुछ देर पहले परछाई दिखी थी, लेकिन अब वहां सब सामान्य था। उसने खुद को शांत किया और बंगले के बाकी हिस्सों की जांच करने लगा। तभी उसे अर्जुन की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसने जल्दी से उसे पलटना शुरू किया। पहले के पन्ने सामान्य थे, लेकिन बीच में एक पेज पर अर्जुन ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यह अब मुझे अकेला नहीं छोड़ता। रवि ने गौर किया कि इसके बाद कई पन्ने फटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की हो। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर एक तारीख लिखी थी और नीचे सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, कबीर। यह वही नाम था जो इस केस में बार बार सामने आ रहा था। क्या कबीर सच में मरा था, या फिर कुछ ऐसा था जो अब तक छिपा हुआ था? रवि ने तुरंत कबीर के परिवार का पता लगाने का फैसला किया। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि कबीर के बारे में जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उसे निकाला जाए। थोड़ी देर में एक पुरानी फाइल सामने आई। फाइल के अनुसार कबीर की मौत 20 साल पहले बंगले में लगी आग में हुई थी, लेकिन उसके शरीर के अवशेष कभी नहीं मिले थे।
उस वक्त इसे एक दुर्घटना माना गया था, लेकिन अब रवि को इसमें साजिश की बू आ रही थी। अगर कबीर की लाश कभी नहीं मिली तो क्या वह सच में मरा था, या फिर किसी ने जानबूझकर उसे मरा हुआ दिखाया था? रवि ने कबीर के पुराने पते पर जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि घर अब जर्जर हालत में था। अंदर जाने पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने खुद को कबीर की मां बताया। उसकी आंखों में दर्द और डर दोनों थे। जब रवि ने उससे कबीर के बारे में पूछा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि उसका बेटा कभी नहीं मरा, वह आज भी जिंदा है। रवि ने चौंक कर पूछा कि अगर वह जिंदा है तो वह कहां है? उस औरत ने धीरे से कहा, वह अब इंसान नहीं रहा, वह एक साया बन चुका है जो हर जगह है। जो उसे देखता है वह जिंदा नहीं रहता। रवि ने महसूस किया कि कमरे में अजीब सी ठंड बढ़ रही थी। औरत ने धीरे से कहा, अर्जुन ने कुछ किया था, इसीलिए वह मारा गया। रवि ने पूछा कि अर्जुन ने क्या किया था, लेकिन तभी अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और लाइट्स झपकने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। रवि ने खुद को संयमित रखा और औरत से पूछा कि उसे क्या पता है, लेकिन वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, बहुत देर हो चुकी है। अचानक खिड़कियां फिर से जोर से हिलीं और कमरे में रखा पुराना आईना जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। रवि ने तुरंत पिस्तौल निकाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो वह स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखें एक ही जगह टिकी हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसके होश उड़ा दे। रवि ने उसका कंधा पकड़ा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और कुछ सेकंड बाद वह जमीन पर गिर पड़ी। रवि तुरंत उसके पास पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी धड़कनें बंद हो चुकी थीं। यह क्या था? क्या वह किसी अज्ञात डर की वजह से मरी थी या फिर किसी ने उसे मार दिया? रवि का दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। अर्जुन मरा, बूढ़ी औरत मरी, और अब सवाल यह था कि अगला कौन था? क्या कबीर सच में जिंदा था, या फिर वह अब इस दुनिया से परे किसी और ही रूप में लौट चुका था? और अगर वह सच में लौटा था तो क्या रवि भी उसका अगला शिकार बनने वाला था? रवि के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह वाकई किसी इंसान के खिलाफ लड़ रहा था, या फिर यह कुछ ऐसा था जिसे समझना उसके बस की बात नहीं थी? लेकिन वह एक पुलिस अफसर था और किसी भी कीमत पर सच सामने लाने की जिम्मेदारी उसकी थी। बूढ़ी औरत की अचानक हुई मौत ने उसे यह एहसास दिला दिया था कि वह जितना इस केस के करीब जा रहा था, खतरा उतना ही बढ़ रहा था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलवाया और घर के हर कोने की जांच करवाई, लेकिन वहां से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसे किसी इंसानी हमले का सबूत माना जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया कि औरत की मौत किसी गहरे सदमे या डर की वजह से हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन की हुई थी। अब यह साफ था कि कोई ना कोई चीज थी जो अपने शिकार को मारने से पहले उसे इतना डरा देती थी कि उसका दिल ही जवाब दे देता था। लेकिन यह क्या था और इसे रोका कैसे जा सकता था? रवि ने अर्जुन की पुरानी फाइलों को दोबारा खंगालना शुरू किया और तभी उसे एक ऐसी रिपोर्ट मिली जिसने केस को पूरी तरह पलट दिया। यह रिपोर्ट 20 साल पहले की थी, जब अर्जुन और कबीर दोनों बच्चे थे। उस समय कबीर के लापता होने के बाद अर्जुन के बयान को दर्ज किया गया था। उस रिपोर्ट में लिखा था कि आग लगने के समय अर्जुन और कबीर दोनों एक कमरे में बंद थे। अर्जुन को बचा लिया गया, लेकिन कबीर जलते हुए कमरे में ही रह गया और उसकी लाश कभी नहीं मिली। लेकिन अर्जुन के बयान में जो सबसे डराने वाली चीज थी वह यह थी कि उसने कहा था कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया था ताकि वह बाहर ना आ सके। रवि ने यह पढ़ते ही एक गहरी सांस ली। तो क्या अर्जुन ने जानबूझकर कबीर को मरने के लिए छोड़ दिया था? और अगर ऐसा था तो क्या यह सच में कबीर की आत्मा थी जो वापस आकर बदला ले रही थी, या फिर कोई ऐसा इंसान जो इन घटनाओं को कबीर का रूप देकर सबको डरा रहा था? रवि ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उस पुराने बंगले में जाने का फैसला किया जहां कबीर की मौत हुई थी। रात के समय जब रवि उस जले हुए बंगले में पहुंचा तो वहां सब कुछ वीरान पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली उसे एक कोने में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने सावधानी से आगे बढ़कर देखा तो वहां एक बेहद कमजोर और असामान्य रूप से झुकी हुई आकृति बैठी थी जो हल्के हल्के सांस ले रही थी। रवि ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और कहा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही उसने और करीब जाने की कोशिश की, आकृति धीरे धीरे उठने लगी और अब उसकी शक्ल साफ दिखाई दे रही थी। वह एक इंसान ही था,
लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसकी त्वचा जल चुकी थी। रवि ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम कबीर हो? उस आकृति ने सिर उठाया और उसकी जलती हुई आंखें रवि की तरफ देखती रहीं। फिर एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, अब फर्क नहीं पड़ता। रवि ने ध्यान दिया कि उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें गहरी नफरत भरी थी। उसने पूछा, क्या तुमने अर्जुन को मारा? कबीर ने एक हल्की हंसी हंसते हुए कहा, वह मरने का हकदार था, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो इंस्पेक्टर? रवि को अब पूरा सच समझ आ चुका था। अर्जुन की मौत कोई भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि एक बदले की आग थी जो 20 साल तक जलती रही। कबीर बच गया था, लेकिन वह पूरी तरह जल चुका था और उसके जले हुए शरीर को किसी ने पहचाना नहीं। उसकी मां को यकीन था कि वह जिंदा है, लेकिन वह कभी सामने नहीं आया। वह अंधेरे में छिपा रहा, लेकिन अर्जुन को ढूंढता रहा। और जैसे ही उसे पता चला कि अर्जुन अब भी जिंदा है, उसने उसे डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। उसे इतना डरा दिया कि उसका दिल ही जवाब दे गया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, बूढ़ी औरत की मौत कैसे हुई थी? रवि ने धीरे से कहा, उस औरत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कबीर अब पूरी तरह खड़ा हो चुका था। उसकी आंखों में एक गहरी शून्यता थी। उसने कहा, उसने मेरा सच सबको बताना चाहा, इसलिए मैंने उसे चुप कर दिया। रवि को यह सुनते ही एहसास हो गया कि अब वह खुद भी खतरे में था। उसने धीरे धीरे अपनी पिस्तौल को कसकर पकड़ा और कहा, तुम अब तक अंधेरे में छिपे रहे, लेकिन अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। कबीर ने एक कुटिल मुस्कान दी और कहा, सजा? इंस्पेक्टर, मैंने 20 साल तक मौत का सामना किया। अब तुम मुझे मार दोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, कबीर ने अचानक एक जलती हुई लकड़ी उठाई और खुद को आग लगाने की कोशिश की। लेकिन रवि ने तेजी से उसकी तरफ छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया। कबीर ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वह कमजोर हो चुका था। रवि ने उसे जमीन पर गिराकर हथकड़ी पहना दी। पुलिस टीम ने कबीर को गिरफ्तार कर लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उसका शरीर अब पूरी तरह खराब हो चुका था और वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। कबीर ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने अर्जुन को उसके बचपन के गुनाह की सजा दी। लेकिन वह यह भी जानता था कि अब उसकी खुद की कहानी भी खत्म होने वाली थी। कुछ दिनों बाद खबर आई कि कबीर जेल में ही मर चुका था। शायद उसके शरीर ने अब और तकलीफ सहने से मना कर दिया था। रवि ने एक लंबी सांस ली। यह केस खत्म हो चुका था। एक 20 साल पुरानी आग जो अब तक जल रही थी, आखिरकार बुझ चुकी थी। लेकिन जाते जाते कबीर ने रवि से एक आखिरी बात कही थी, इंस्पेक्टर, कुछ परछाइयां कभी नहीं मिटती। रवि अब भी उस बात को याद करता था। क्या यह सच में सिर्फ एक इंसानी बदले की कहानी थी, या फिर कुछ ऐसा भी था जो कभी सामने नहीं आ सकता था? क्या सच में कुछ परछाइयां कभी नहीं मिटती? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोमांचक, सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा मोड़ आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। क्या आप मानते हैं कि कुछ परछाइयां कभी नहीं मिटती, या फिर यह सब सिर्फ इंसानी दिमाग का खेल है? अपनी राय हमें नीचे जरूर बताइए। नई और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता।